नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 4 राज्य और 4 सूरमा चुनाव के मैदान में है और इन चारों राज्यों में चारों सूरमाओं के लिए ये चुनावी लड़ाई केवल सरकार बचाने या फिर से सरकार बनाने की नहीं है। ये लड़ाई उससे बड़ी है। इसका फलक बहुत बड़ा है। इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, बहुत सारे नए कीर्तिमान बनने वाले हैं, भविष्य की राजनीति की दिशा बदलने वाले चुनाव हैं ये। इसलिए इन चारों राज्यों के चुनाव नतीजों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ना बड़ा स्वाभाविक है और पड़ेगा भी। चाहे जो नतीजा आए, किसी के पक्ष में आए, किसी के विरोध में आए, लेकिन उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े बिना नहीं रहेगा। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरलम की। केरलम में पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं, सीपीएम के नेता हैं। सीपीएम के नेतृत्व में गठबंधन है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसकी सरकार है। लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये अपने आप में इतिहास होगा। केरल में ऐसा कभी हुआ नहीं। केरल में पिछले 40-45 साल में कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार नहीं आई है। वो रिकॉर्ड बना चुके हैं पिनराई विजयन। लेकिन केरल के महत्व को समझिए राजनीतिक दृष्टि से। केरल देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। जी हाँ, पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल में बनी थी। तब केरलम नहीं हुआ था, केरल ही था। 1957 में 1957 में ईएमएस नंबूदरी-पाद उसके मुख्यमंत्री बने और उसी समय के आसपास इंदिरा गांधी बनी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की। उन्होंने केरल की सीपीएम की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 1959 में सरकार गिर गई। यहाँ से शुरू होता है, वैसे तो और पहले पंजाब से शुरू हो गया था कांग्रेस का ये खेल, राष्ट्रपति शासन लगाने का, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये पहला खेल, पहला काम जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का, ये केरल से शुरू हुआ। केरल में केवल ये नहीं कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। और विडंबना देखिए, ये इस समय आखिरी कम्युनिस्ट सरकार है किसी राज्य में देश के। तो इसलिए पिनराई विजयन केवल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। केरल में जहां से कम्युनिस्ट पार्टी की, जब वो नंबूदरी-पाद बने थे मुख्यमंत्री, तब सीपीएम नहीं बनी थी, एक ही पार्टी थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बाद में 64 में उसका विभाजन हुआ, सीपीआई और सीपीएम अलग अलग हो गए। लेकिन उस समय सीपीआई ही थे कि वो मुख्यमंत्री बने थे। तो जहां से शुरुआत हुई थी वहां पर कम्युनिस्ट शासन का अंत हो जाएगा अगर पिनराई विजयन हार जाएंगे। देश के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की या वामपंथी विचारधारा की सरकार नहीं रहेगी। तो ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। पिनराई विजयन का लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना ये एक इत्तेफाक होगा। ये एक कम महत्वपूर्ण बात होगी। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि जहाँ से सत्ता का सफ़र लेफ्ट पार्टीज़ का शुरू हुआ था, उस केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का सफ़र जारी रहेगा कि नहीं, ये नतीजा बताएगा। लड़ाई बड़ी कठिन है। लड़ाई उनकी कांग्रेस पार्टी से ही है, सीधे सीधे कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उससे लड़ाई है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो केक वॉक जैसा दिखाई देना चाहिए था कांग्रेस के लिए, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कौन जीतेगा, लेकिन कांग्रेस स्वाभाविक रूप से जीतती हुई और सीपीएम स्वाभाविक रूप से हारती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और वैसे भी केरल में चुनाव जो है आधा %, 1%, 1.5%, 2% के वोट शेयर के अंतर से फैसला होता है केरल में। और बीजेपी इस बार एक तीसरे पोल के रूप में, भले ही बहुत छोटा पोल है, वो केरल की राजनीति में आ गई है पहली बार। वो क्या भूमिका निभाएगी, इस पर भी निर्भर करेगा कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन पिनराई विजयन के सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है और कांग्रेस के सामने कि उसने जहां से शुरुआत की थी, पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करके कम्युनिस्टों को सत्ता से हटाने की, वो एक तरह से ये आखिरी लड़ाई होगी कम्युनिस्टों और कांग्रेस के बीच में केरल में। अगर कांग्रेस जीत जाती है
तो एक तरह से जहाँ से शुरुआत हुई थी सत्ता में लेफ्ट पार्टीज़ की, वहीं पर उसका समापन होगा। और विडंबना देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी जो लेफ्ट की विचारधारा है उसके एक्सट्रीम वाली विचारधारा पर चल रही है। तो लेफ्ट पार्टीज यानी सीपीएम की बात कर रहा हूं इस समय जब केरल की बात हो रही है, और राहुल कांग्रेस, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं रह गई है, वो राहुल कांग्रेस है। वो अर्बन नक्सल्स की पार्टी बन चुकी है। नक्सल माओवाद का खात्मा हो चुका है देश से, अर्बन नक्सल बने हुए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अर्बन नक्सल बन चुकी है। तो ये लड़ाई एक विचारधारा जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उससे निकली हुई एक पार्टी जो सत्ता में है और उसका अनुकरण करने वाली, उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करने वाली दूसरी पार्टी के बीच में है। तो आप समझिए कि ये लड़ाई राजनीतिक दृष्टि से बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उससे कितनी अलग है। इसलिए कह रहा हूं कि इसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। कांग्रेस की जीत का मतलब होगा कि अर्बन नक्सल को एक ऑक्सीजन मिलेगी, जो अर्बन नक्सल्स का इकोसिस्टम है उसको ताकत मिलेगी। क्या केरल के लोग ऐसा चाहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जो केरल में छोटे से तीसरे ध्रुव के रूप में चुनाव मैदान में है वो ये चाहेगी? लेकिन असली फैसला तो केरल का मतदाता ही करेगा कि वो कांग्रेस को अर्बन नक्सल के रूप में स्वीकार करने को तैयार है या नहीं। वो पुरानी कांग्रेस नहीं रह गई है जिसको वो 10 साल पहले या उससे बहुत पहले सत्ता में लेकर आए थे। ये नई कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, जिसका पुरानी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये चुनाव इन मुद्दों को भी तय करेगा। अब दूसरे राज्य पर आते हैं, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस देश में वंशवादी राजनीति की सत्ता का आखिरी राज्य है, जहाँ तक मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसी राज्य में वंशवादी पार्टी की सत्ता नहीं है। और एम.के. स्टालिन दूसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके पिता करुणानिधि पहली पीढ़ी के नेता थे जो मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कई बार रहे, और उसके अलावा उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे एम.के. स्टालिन को सौंपी है। एम.के. स्टालिन अब तीसरी पीढ़ी को सत्ता सौंपना चाहते हैं अपने बेटे उदयनिधि स्टालिन को, जो इस समय डिप्टी सीएम है तमिलनाडु में। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के कंधों पर 2 पीढ़ियों का बोझ होगा और उदयनिधि स्टालिन के राजनीतिक कंधे इतने मजबूत नहीं हैं कि उसका भार उठा सके। तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन के जीतने का मतलब होगा वंशवादी राजनीति का प्रसार, उसका बने रहना, उसका अस्तित्व बचे रहना। और उसकी हार का मतलब होगा कि सनातन विरोधी जो राजनीति है, देश को बांटने वाली जो राजनीति है, कभी भाषा के नाम पर कभी क्षेत्र के नाम पर, उस राजनीति के अंत का आरंभ होगा। उसके अलावा द्रविड़ राजनीति के अंत का भी आरंभ होगा। 1967 से जो द्रविड़ राजनीति तमिलनाडु में चल रही है, अगर डीएमके हार जाती है तो उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। हालांकि एआईडीएमके जब तक राजनीति में है और जब तक प्रासंगिक बनी हुई है, मुख्य धारा में है, तब तक आप पूरी तरह से नहीं कह सकते कि द्रविड़ राजनीति का अंत हो गया। लेकिन बीजेपी का साथ उसको इस ओर बढ़ा सकता है। अगर एनडीए सत्ता में आता है तमिलनाडु में, तो अन्ना द्रमुक वो पार्टी नहीं रह जाएगी जो पहले थी। ऐसा नहीं कि रातों रात बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। 1967 में तमिलनाडु की राजनीति में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया था, जब कांग्रेस हमेशा के लिए सत्ता से विदा हो गई थी। 2026 मेरी नज़र में दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तमिलनाडु की राजनीति में, जो तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य बदलेगा। देश विरोधी ताकतें वहां पर कमज़ोर होंगी, सनातन विरोधी ताकतें और ज़्यादा कमज़ोर होंगी। भाषाई मुद्दा उठाकर देश को बांटने वाली ताकतें कमज़ोर होंगी, क्षेत्रीय मुद्दा उठाकर देश को तोड़ने वाली ताकतें कमज़ोर होंगी।
तो इसलिए तमिलनाडु का चुनाव इस बात का फैसला नहीं करेगा कि एम.के. स्टालिन और डीएमके सत्ता में फिर से आएंगे कि नहीं, और उसके अलावा अन्ना द्रमुक के नेतृत्व में जो एनडीए है जिसमें बीजेपी भी है वो सत्ता में आएगी कि नहीं। ये केवल सत्ता परिवर्तन का खेल नहीं है, ये केवल सत्ता परिवर्तन का फैसला नहीं होना है इस चुनाव के नतीजे से। राजनीतिक परिवर्तन और दूरगामी राजनीतिक परिवर्तन का फैसला भी करेगा ये चुनाव का नतीजा। अब तीसरे राज्य की बात करें, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी पहली ऐसी नेता हैं देश में जो कांग्रेस से निकली और कांग्रेस से निकलने के बाद 13 साल तक सतत संघर्ष के बाद 15 साल से लगातार सत्ता में है। कांग्रेस का कोई और नेता ये नहीं कर पाया, चाहे जितना बड़ा नेता रहा हो। और उसमें से एक जीवित है जो अपने को बहुत बड़ा और चाणक्य समझते हैं, शरद पवार। कभी पूर्ण बहुमत लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अपनी पार्टी को कभी पूर्ण बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंचा पाए, लेकिन ममता बनर्जी ने 13 साल में यह करके दिखा दिया। 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ और 1999 में एनसीपी का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार बने। और देख लीजिए कि आज ममता बनर्जी कहाँ हैं। 15 साल से सत्ता में है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, 4थी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती है। और शरद पवार उसी कांग्रेस, जिस कांग्रेस को छोड़कर आए थे, उसी की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखी की, कोई चुनौती नहीं दी, इसलिए फिर से राज्यसभा में पहुंचे हैं इस उम्र में। राजनीतिक रूप से शरद पवार अप्रासंगिक हो चुके हैं, इररिलेवेंट हो चुके हैं। वो बस एक राज्यसभा के सदस्य से ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। तो संघर्ष से आगे बढ़ने वाले और सत्ता का समझौता और सौदा करके राजनीति करने वाले, उनका क्या हश्र होता है, इसका उदाहरण है ममता बनर्जी और शरद पवार। तो जो नए नेता हैं, जो नई पीढ़ी के नेता हैं, उनको इससे ज़रूर सबक लेना चाहिए कि अगर आपको लंबे समय की, दीर्घकालिक की राजनीति करनी है तो संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। ममता बनर्जी ने वो काम किया जिससे वो सीपीएम से लड़ती रही, जिसके विरोध में सीपीएम की हर बुराई से लड़ी वो, उस हर बुराई को उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपना लिया। तो सीपीएम तो 34 साल में गई, वो टेम्पलेट उसका ओरिजिनल था, ममता बनर्जी का कॉपी किया हुआ था, सीपीएम की नकल से बनाया गया टेम्पलेट था। इसलिए 15 साल बाद वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 साल बाद ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है, उस तरह से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। तो उनका 4थी बार मुख्यमंत्री बनना, कम से कम मुझे इसकी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई बीजेपी के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मेरा मानना है 4-5 बातों ने इस लड़ाई को बीजेपी के पक्ष में मोड़ा है। एक, ममता बनर्जी की सरकार का भ्रष्टाचार और उनकी पार्टी की गुंडागर्दी, आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना, संदेश खाली की घटना, केंद्रीय एजेंसियों के साथ इस तरह का बर्ताव जो कोई राज्य नहीं कर सकता और न करना चाहिए संविधान के मुताबिक, और फिर जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव होने देना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्चर्स। और मेरा मानना है कि ममता बनर्जी की पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोकी है गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए। ममता बनर्जी का कोर वोटर है युवा, जिससे वो गुंडागर्दी करवाती है। दूसरा कोर वोटर है मुसलमान और तीसरा है महिला। इन सबको जोड़ने के लिए उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं और भ्रष्टाचार की छूट है। इन तीनों पर हमला किया है अपने संकल्प पत्र से बीजेपी ने। 2024 के लोकसभा चुनाव में 53% महिला मतदाताओं ने टीएमसी को वोट दिया था, बाकी 45-46% से ज़्यादा ने बीजेपी को वोट दिया था। तो ये अंतर, जब बीजेपी बहुत कमज़ोर थी तो उस समय ये अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था। 1,500 रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र होता है टीएमसी की सरकार में, बीजेपी ने कहा कि 3,000 करेंगे। लोगों ने पूछा कि आप फ्रीबीज़ का विरोध करते हैं, ये फ्रीबीज़ नहीं है तो क्या है? तो अमित शाह ने कहा कि भाई अगर कोई गड्ढे में गिरा हुआ है तो उसको निकलने में मदद तो करनी पड़ेगी, ये वही मदद की कोशिश है।
युवाओं के लिए रोजगार भत्ता और स्वरोजगार को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने की सबसे बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल में रोजगार की। ये फ्री बीज के बाद भी खासतौर से शहरी मतदाता और शहरी मतदाता में भी महिलाएं इन फ्री बीज की बजाय रोजगार चाहती हैं कि उनके बच्चों को, उनके घर के लोगों को रोजगार मिले। उस इशू को या उस मर्म पर जो है हमला किया है बीजेपी ने। और तीसरा, मुस्लिम वोट। मुस्लिम वोट में डिवीज़न की बात चलती रहती है कि हुमायूं कबीर ने पार्टी बना ली और असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, फुरफुरा शरीफ वालों ने पार्टी बना ली, लेकिन यूसीसी की घोषणा करके। अब आप सोचिए, यूसीसी ऐसे लगता है कि जैसे ये हिंदुत्व का एजेंडा हो, लेकिन ये हिंदुओं को नहीं, ये मुसलमानों को प्रभावित करता है और सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को, उनके अधिकार को, उनको बराबरी का, देश के बाकी जो महिलाएं हैं दूसरे धर्म और मजहब को मानने वाली, उनके बराबर का अधिकार मिलेगा। 3 तलाक ने उनकी मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन किया था। यूसीसी लागू हो गया तो और बड़ा परिवर्तन होगा। पॉलीगैमी बंद होगी, इंस्टेंट 3 तलाक लगभग बंद हो चुका है, लेकिन तलाक के दूसरे जो तरीके हैं, जो इस्लामिक तरीके हैं, वो बंद होंगे। संविधान के मुताबिक जो तलाक का तरीका है वो मुस्लिम महिलाओं के लिए भी वो रास्ता उपलब्ध होगा जैसे दूसरी महिलाओं के लिए। और तीसरा, इनहेरिटेंस का, संपत्ति में महिलाओं लड़कियों की भागीदारी का, उनके अधिकार का, वो अधिकार मिलेगा। तो इन 3 मुद्दों को उठाकर भाजपा ने ममता बनर्जी का जो तीसरा कोर वोट था, मुस्लिम वोट, उस पर हमला किया है, उसको तोड़ने की कोशिश की है। कितना टूटेगा पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो परिस्थिति दिखाई दे रही, वातावरण दिखाई दे रहा पश्चिम बंगाल में, लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। 34 साल सत्ता में रही जब सीपीएम, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2011 में ममता बनर्जी, अकेली महिला जिनका न केंद्र में कोई समर्थन करने वाला न राज्य में समर्थन करने वाला, वो सीपीएम को हरा देंगी। लेकिन हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि लोगों का मन बदल गया। लोगों ने तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, सीपीएम से अब छुटकारा चाहिए। वही वातावरण इस समय पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी से छुटकारा चाहिए। अब ममता बनर्जी को चौथी बार मौका देने के मूड में पश्चिम बंगाल का मतदाता नहीं दिखाई दे रहा है। अब चौथे राज्य की बात करते हैं, असम। अब आप जरा कल्पना कीजिए, जिस राज्य में लगभग 40% आबादी मुसलमानों की हो, जो कसम खाते हैं कि बीजेपी को तो वोट नहीं ही देना है, वहां भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। ये जो मुस्लिम वोट के वीटो का डर दिखाया जाता है, ये उस डर को तोड़ता है, खत्म करता है। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भाजपाई नहीं है। वो कांग्रेस से भाजपा में आए, दूसरे दल से लाकर किसी को मुख्यमंत्री पद सौंप देने का काम भाजपा ने पहली बार किया हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने रास्ता खोला है पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के लिए। हो सकता है 4 मई के बाद आपको दूसरा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिले जो भाजपाई नहीं है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 2021 में जब वो मुख्यमंत्री बने, तब चुनाव के समय सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। चुनाव के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो भले ही बीजेपी हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार उनके मुख्यमंत्रित्व में चुनाव लड़ा जा रहा है विधानसभा का। और उनकी जो तैयारी है, उनकी जो रणनीति है, संगठन, सरकार हर स्तर पर जो काम किया है, इससे लगता है कि असम में भाजपा की अब तक की ऐतिहासिक जीत, सबसे बड़ी जीत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी, जिसको सत्ता का स्वाभाविक दावेदार होना चाहिए था 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, वो लड़ाई से, चुनाव आते आते, मतदान की तारीख आते आते लड़ाई से ही बाहर हो गई। असम के चुनाव का नतीजा, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग कहते हैं कि भाजपा जो है नारा लेकर आई थी कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो रही है।
तो भाजपा ने जो अपना इनऑर्गेनिक ग्रोथ का रास्ता चुना, उसकी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण हिमंत बिस्वा शर्मा बनने वाले हैं। और आने वाले समय में ऐसे प्रयोग का रास्ता खुलने वाला है, खास तौर से उन राज्यों में जहां भाजपा का संगठन नहीं है या संगठन कमज़ोर है या उसके पास राज्य के स्तर का कोई नेता नहीं है। वहाँ ये संभावना आने वाले समय में बढ़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी के दो दो मुख्यमंत्री ऐसे हो जाएंगे जो भाजपा में नीचे से उठकर नहीं आए हैं, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नाता नहीं रहा है। तो अब आप समझिए कि इन चारों राज्यों के चुनाव के नतीजे पूरी राजनीति को, राष्ट्रीय राजनीति को, उस राज्य की राजनीति को और राजनीतिक रणनीति को किस तरह से प्रभावित करेंगे। अब देखना है कि 4 मई को कौन अपना किला बचा पाता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।